को शुरू कर रहे हैं। और जो ये स्टैटिक्स का टॉपिक है ये आरपीएससी और यूपी के अंदर दोनों के अंदर आता है। और हमारा इसके अंदर मैकेनिक्स मेजरली बोला जाए तो मैकेनिक्स हमारा टॉपिक है। और मैकेनिक्स के अंदर जो है हमारे पास दो टॉपिक होते हैं, एक तो होता है स्टैटिक्स और एक होता है डायनेमिक्स। ठीक है, बहुत ज्यादा मार्जिन नहीं रखते हैं ये दोनों ही टॉपिक, दोनों में से मिला के 5 6 7 क्वेश्चन आ सकते हैं, जिनके अंदर से सारे के सारे क्वेश्चन करना भी एक टास्क होता है, क्योंकि इसके अंदर से 50% क्वेश्चन को अगर हम अटेम्प्ट कर ले तो की बात है। ठीक है, क्योंकि अगर 50% भी हम सही सही कर लेते हैं तो ठीक है, क्योंकि ये जो पार्ट है ये फिजिक्स से ज्यादा मोटिवेटेड है। फिजिक्स से मोटिवेटेड बोलो या फिजिक्स का ही पार्ट है ये बोलो। ठीक है, तो हम आज मैकेनिक्स वाले टॉपिक को शुरू करेंगे। पहले स्टैटिक्स को करेंगे, फिर डायनेमिक्स को करेंगे। नहीं अमन, ये डी ट्रिपल एस बी में नहीं चल रही है ये क्लास, ये तुम्हारी सिर्फ आरपीएससी और यूपी के अंदर चल रही है अमन। ठीक है, तो ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा यूपी वालों के लिए और आरपीएससी वालों के लिए है। मोनिका गुड इवनिंग। ठीक है, तो टाइम वेस्ट किए बिना शुरू करते हैं। थोड़ा सा जोर लगेगा तुम्हें, एकदम से नई चीजें लगेंगी, थोड़ी सी थोड़ा सा लगेगा कि कुछ अलग है, बट करना तो है ही। तो ज्यादा गहराई में भी नहीं जाएंगे, बहुत ज्यादा गहराई में जाके नहीं करेंगे, क्योंकि जो टॉपिक जैसा है उसको उसी तरीके से डील करना चाहिए। ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि इसमें से सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। अगर हम इसमें से ठीक ठाक स्कोर कर लेते हैं तो ठीक है ना। तो कोशिश करेंगे, पर जितना हो सके उतना तो करेंगे ही अच्छे से। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो मैकेनिक्स होती क्या है। मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच होती है साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं रेस्ट की, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में होता है या फिर मोशन में होता है। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट रेस्ट या मोशन में होता है तो उसकी स्टडी हम करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। स्टैटिक्स और डायनेमिक्स जो है ये हमने फिर अलग अलग कर दिया। स्टैटिक्स का मतलब स्टैट, जो एक जगह फिक्स हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर होगा, ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। स्टैटिक्स के अंदर हम जितना भी स्टडी करेंगे उसके अंदर जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो रेस्ट के अंदर दिखेगा। और डायनेमिक्स यानी कि जो चेंज होता है, तो यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो किसके अंदर दिखेगा, ऑब्जेक्ट इन मोशन दिखेगा। तो यही मोटा मोटा डिफरेंस है दोनों के अंदर। स्टैटिक्स के अंदर हम रेस्ट में चीजों को पढ़ेंगे और डायनेमिक्स के अंदर हम मोशन में चीजों को पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमारा मेजर इसके अंदर डिफरेंस आता है। तो हमें तो ये पहले तो स्टैटिक्स करना है, तो स्टैटिक्स के अंदर हम ऑब्जेक्ट को रेस्ट के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, और रेफरेंस बुक अगर पूछो तो जैसे मैंने रेफरेंस बुक उठाई हुई है, ये यहाँ पे हरियाणा के अंदर जो यूजीपीजी में चलती है, बीएससी में, स्टैटिक्स की, जीवन सन पब्लिकेशन की। तो अगर किसी को इसकी एक्सेस हो, अगर बुक से पढ़ना चाहता है तो इससे पढ़ सकता है। और अगर कोई अपने स्टेट के अंदर बीएससी की जो बुक होगी यूपी वालों के लिए, राजस्थान वालों के लिए, उसमें भी स्टैटिक्स की कोई ना कोई बुक मिलेगी, वो चाहे तो वहां से भी इस चीज को कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारा मेन ओवरव्यू था कि इसके अंदर हम करने क्या वाले हैं। जो एकदम ही बेसिक बातें हैं उन चीजों को मैं नहीं डिस्कस करूंगा कि फोर्स क्या होता है, मास क्या होता है, वेट क्या होता है ना, वो सब चीजें हमने 11वीं 12वीं के अंदर फिजिक्स थोड़ी बहुत पढ़ी हुई है। ठीक है, जिन जिन बच्चों ने फिजिक्स नहीं पढ़ी हुई है, जो आर्ट वाले हैं, उनके लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा समस्या करेगा, तो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसके अंदर नहीं है। अगर मैंने जोड़ा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। सारों के लिए सारे टॉपिक नहीं है। ठीक है, किसी का कुछ स्ट्रोंग होगा, किसी का कुछ स्ट्रोंग होगा। बाकी साइंस वाले इसको चाहे तो टैकल कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके अंदर हम एक चीज देखते हैं कि एक फोर्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ फोर्स, एक फोर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। मैं ज्यादा गहराई में जाके नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ चीजें वही बताऊंगा जो हमें क्वेश्चन में अप्लाई करनी है सीधी। ठीक है, सीधी सीधी चीजें देख के और फिर उनको क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, ज्यादा इसको खींचेंगे नहीं थ्योरी को, क्योंकि इसके अंदर जितना कुछ होगा उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ता जाएगा। तो एक फोर्स को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं, जब भी हम एक फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 चीजों से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज रिप्रेजेंट करने में हमें उसका क्या दिखना चाहिए, मैग्नीट्यूड दिखना चाहिए। ठीक है, दूसरे नंबर पे हमें क्या दिखनी चाहिए, इसकी डायरेक्शन दिखनी चाहिए। और तीसरे नंबर पे हमें क्या दिखना चाहिए, उसकी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन दिखना चाहिए। ठीक है, अब ये तीनों चीजें हैं क्या, देखो, इट्स पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। जब भी हम फोर्स को अप्लाई करेंगे, क्योंकि जितने भी सवाल आएंगे उनके अंदर फोर्स ही अप्लाई हो रहा होगा,
तो फोर्स अप्लाई होगा तो तुम्हें ये तीन चीजें पता लगनी चाहिए। सबसे पहली बात, मैग्नीट्यूड तो वो बताएगा कि भाई फोर्स कितने न्यूटन का है, 10 न्यूटन का है, 20 न्यूटन का है, 25 न्यूटन का है। तो मैग्नीट्यूड में तो कोई दिक्कत नहीं है, रिप्रेजेंटेशन में तुम्हें पता लग जाएगा कि भाई जैसे फोर्स बोल दिया कि 10 न्यूटन का, तो पता लग गया। ठीक है। अब बात आती है इसकी डायरेक्शन की। तो जैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स भी तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो एकदम जैसे एक वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, वैसे ही एक फोर्स को रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखो, मैं कह रहा हूं कि जो मेरा फोर्स है वो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, यानी कि ए से बी की तरफ रिप्रेजेंट किया गया है। और इसकी जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो फिर यहां से क्या पता लग रही है कि ए के ऊपर हमने पॉइंट को अप्लाई, फोर्स को अप्लाई किया, तभी तो उधर की तरफ फोर्स गया है ना। जो हमारी पॉइंट की एप्लीकेशन है वो क्या है, पी है, सॉरी ए है। जो हमारे पॉइंट की एप्लीकेशन है वो क्या है, ए है। क्लियर हो रही बात, क्योंकि हमने उस तरफ ऐसे ए को धकेला होगा ऐसे जब वो बी पोजीशन पे गया होगा। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ए हो गई और डायरेक्शन हो गई ए से लेके बी तक। ठीक है। फिर एक छोटी सी बात आती है, ये आगे जाके एक बड़ी बात भी बनेगी। इक्विलिब्रियम ऑफ टू फोर्सेस कब बनता है, दो फोर्सेस का इक्विलिब्रियम कब आता है। देखो, एकदम सिंपल सी भाषा अगर मैं तुम्हें बताऊं, मान लो एक बॉक्स रखा है इधर, ठीक है। अब एक इंसान आया इधर से, उसने इसके ऊपर 5 न्यूटन का फोर्स लगा दिया इस तरफ, ठीक है। अब मुझे बताओ कि दूसरी तरफ से जो इंसान है वो कितना फोर्स लगाए और कहां पे फोर्स लगाए ताकि ये हिले ही ना ये ऑब्जेक्ट। अब ऑब्वियस सी बात है कि उधर से जो इंसान खड़ा होएगा वो भी कितने न्यूटन का फोर्स लगाए, 5 न्यूटन का। और अब ये बताओ कि 5 न्यूटन का फोर्स अगर वो यहां लगाए, यहां लगाए, अगर ऐसी डायरेक्शन में लगा दे या वो ऐसी डायरेक्शन में लगा दे, तो क्या ये एक जगह रुक पाएगा, नहीं। वो कब रुक पाएगा, जब एकदम मैं ये जो उसने जो फोर्स लगाया था एकदम उसी के अपोजिट डायरेक्शन में एकदम लगाऊं, एकदम उसके अपोजिट लगाऊंगा, तभी ये ऑब्जेक्ट जो है ये मूव नहीं करेगी। यानी कि दोनों फोर्सेस एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, उनका टोटल इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। दोनों फोर्सेस का टोटल इफेक्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम कह देते हैं हमारे फोर्सेस का क्या आ गया, इक्विलिब्रियम आ गया। तो उसके लिए जरूरी क्या क्या हो गया, राधे राधे आदर्श, जरूरी क्या क्या हो गया, उनका सेम तो मैग्नीट्यूड जरूरी हो गया। बिल्कुल मोनिका, मुझे तो लगा आज कोई लाइव क्लास में आएगा ही नहीं, मेरे को अकेला ही पढ़ाना पड़ेगा। बाकी आ गए तुम 3 4 तो काम चल जाएगा। सेम मैग्नीट्यूड, क्योंकि ये टॉपिक सब अवॉइड करते हैं। सबसे पहली बात तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। एक्ट्स एक्ट अलोंग द सेम लाइन, सेम लाइन के अबाउट वो दोनों एक्ट करने चाहिए, दोनों सेम लाइन पे होने चाहिए, ठीक है। तीसरा, और वो अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, सेम लाइन में एक ही तरफ अप्लाई कर दिए, दोनों क्या कर दिए, अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई कर दिए, नहीं आदर्श। अच्छा, कल से क्लास 5 बजे रख लें, कल 5 बजे क्लास रख लें, थोड़ा जल्दी रख लें, अब ज्यादा लेट हो जाता है, मतलब मेरे को लग रहा है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेच हो जाता है। 5 बजे भी रखी जा सकती है क्लास। मैं सोच रहा था कल से 5 बजे रख लें, थोड़ा टाइम से रख के खत्म करें, रात का टाइम फ्री हो जाएगा। मैं कल से 5 बजे रखने की सोच रहा हूँ क्लास को। मेरे को भी ये टाइम थोड़ा कम सूट कर रहा है, ये ज्यादा लेट हो जाता है वैसा लग रहा है मेरे को। तो कल से 5 बजे रखेंगे क्लास, रिंकू मना कर रहा है। थोड़ा मैनेज करो यार रिंकू, ये वाला टाइम थोड़ा सा मेरे को दिक्कत क्रिएट कर रहा है, 8:15 का। मोनिका भी 5 बजे का मना कर रही है। और जल्दी रख ले, 5 से पहले, 4 बजे रख ले, 4 बजे रख ले, बोलो 4 बजे में क्या हिसाब है बताओ। सृष्टि कह रही है ओके सर। 5:30 कर ले, 4 कर लो, 5:30 कर लो, थोड़ा जल्दी कर लो। 5 बजे, ठीक है। आदर्श कह रहा है पोल कर लीजिए। 7 बजे के बाद कभी भी, 7 बजे के बाद मोनिका बहुत लेट हो जाता है, 7 बजे के बाद लेट हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा जल्दी कर लूँ, अब एक ही टॉपिक बचा है, थोड़ा सा मैनेज कर लो, सारे तो मैंने करा दिए, अब बस ये स्टैटिक्स डायनेमिक्स बचा है। इसका है, इसको तुम रिकॉर्डेड भी देख सकते हो 2 3 जने, है ना। तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, एक आध की बात है बस।
6 बजे के बाद कर लो। तो 6 बजे रख लें फिर, 6 बजे, 6 बजे मैनेज कर लो। 6 बजे कर ले, या दिन में 2:30 बजे कर ले। शिवानी कह रही है लाइव नहीं ले पाएंगे सर। कितने बजे एक बताओ। चलो मैं एक पोल करता हूँ। एक तो टाइम दे दिया मैंने। चलो 1 मिनट के लिए एक पोल दे दिया। बताओ जल्दी बताओ। ये तो टाई हो गया भाई। 6 वाले ज्यादा हैं। 6 वाले ज्यादा हैं। 6 का बोल रहे हैं। तो 6 बजे रख ले फिर, 6 बजे मैनेज कर लो भाई, थोड़ा 6 बजे रख लेते हैं, थोड़ा तो जल्दी करेंगे फिर। चलो 6 का आ रहा है। 6 का आ रहा है सबसे ज्यादा। चलो तो कल 6 बजे रखेंगे, ठीक है। 6 बजे रख लेते हैं, चलो कल डन है। तुम्हें भी दिखता है क्या पोल? चलो तो आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हो गया तुम्हारा क्या, इक्विलिब्रियम दो फोर्सेस का। अब फोर्सेस की क्लासिफिकेशन देखो कैसी होती है। ज्यादा देर की बात नहीं है, बस अब कितने मेरे को लग रहा है 6-7 क्लास और होंगी बस, मैक्सिमम से मैक्सिमम 6-7-8 क्लास, 6 या 7 क्लासेस बस ज्यादा से ज्यादा करूंगा मैं। उसमें समेट दूंगा इस काम को, ठीक है। फिर 9-10th वाला पार्ट बचेगा। 9-10th वाला अब मैं सोच रहा हूँ मैं कराऊं कि ना कराऊं, सो चीज है उस वो, क्योंकि आरपीएससी में आएगा। अच्छा ठीक है अदर। क्लासिफिकेशन देखो, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में पहला फोर्स होता है एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन का। कितने तरीके के फोर्सेस हम पढ़ेंगे सवालों के अंदर, कितने तरीके के देखने को मिलेंगे, एक्शन एंड रिएक्शन। जैसे न्यूटन का थर्ड लॉ होता है ना, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वैसी ही बात है, हर एक एक्शन का इक्वल एंड अपोजिट क्या होता है, रिएक्शन होता है। तो ऐसा ही एक्शन एंड रिएक्शन होता है, ठीक है। तो देखो, मान लो सबसे इसका बेस्ट एग्जांपल समझने का क्या है। मान लो हम ही हैं या कोई ऑब्जेक्ट रखा है जो अर्थ के ऊपर रखा है, और इसका वेट है, मान लो कितना भी वेट है। इसका वेट कैसे निकलेगा, mg होगा इसका वेट, बताओ। इसका वेट कितना होगा, mg। किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कैसे निकालते हैं, मास इनटू ग्रेविटी, ऐसे ही निकालते हो ना, mg याद होगा। अब ये mg क्या है, जिससे अर्थ जो है ना इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच रही है। अब सोचो हम धरती के अंदर क्यों नहीं चले गए। इस हिसाब से तो इतने फोर्स से अगर धरती हमें खींच रही है अंदर की तरफ, तो हमें चला जाना चाहिए था। बट साथ साथ क्या हो रहा है कि ये जो तुम्हारी सरफेस है ना अर्थ का, ये तुम्हें उतने ही फोर्स से बाहर की तरफ भी पुश कर रहा है। इतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में भी लग रहा है। तो ये जो एक्शन था, ये जो अर्थ का एक्शन था, इसका इक्वल एंड अपोजिट क्या बन रहा है यहाँ पे, रिएक्शन बन रहा है। तो एक काइंड ऑफ फोर्स तो ये होता है तुम्हारा, ठीक है। दूसरा होता है अट्रैक्शन एंड रिपल्शन। ये तो हमें देखने को मिलेगा नहीं, ये तो हम स्टडी में ज्यादा पढ़ेंगे नहीं। अट्रैक्शन एंड रिपल्शन का क्या होता है, जैसे तुमने पढ़ा होगा इस दुनिया का हर ऑब्जेक्ट किसी दूसरे, कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और रिपेल करता है ना। वो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R², याद होगा ना, फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन को पढ़ना इतना जरूरी नहीं है, बस इसके अंदर मेन चीज क्या है, यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होना जरूरी नहीं है।
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज नॉट नेसेसरी। ये बेसिक बातें हैं, ये इतनी ज्यादा हमारे को पढ़ाई में आएंगी नहीं ना, सवालों में दिखेंगे। क्योंकि तुमने देखा होगा कि मान लो अर्थ है तुम्हारी और जो मून है, सूरज है, धरती है, ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब इनमें पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो है नहीं, तो एक फोर्स का क्लासिफिकेशन ये भी है कि बिना पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के भी हो जाता है। फिर तीसरा एक है जो इंपॉर्टेंट है, हमें देखने को मिलेगा, वो है टेंशन एंड थ्रस्ट। टेंशन एंड थ्रस्ट, ये टेंशन वो नहीं है जो हमारे दिमागों में भरी पड़ी है, ये फोर्स की ही टाइप है। टेंशन देखो कब होती है और थ्रस्ट कब होता है। सबसे पहले देखते हैं टेंशन को। तो टेंशन जो फोर्स होता है वो कब लगता है, बेसिकली टेंशन जो फोर्स लगता है वो एक स्ट्रिंग में लगता है हमेशा। स्ट्रिंग में कब लगता है, स्ट्रिंग में जनरली तब लगता है जब स्ट्रिंग से हम किसी ऑब्जेक्ट को पुल कर रहे होते हैं, खींच रहे होते हैं। रस्सी बांध के अगर तुम किसी चीज को खींच रहे हो तो उसके अंदर जो फोर्स लगेगा उसको टेंशन बोला जाता है। ठीक है, रस्सी बांध ली तुमने और किसी चीज को खींच रहे हो अपनी तरफ, या फिर मान लो एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी को जब हम बांध लेते हैं रस्सी से और उसको खींचते हैं तो उसके अंदर क्या लगती है, टेंशन लगती है। अब इसको आसान भाषा में, इसको इसको एक बेस्ट एग्जांपल समझने का क्या है, हाँ देखो मान लो यहाँ पे एक हमने एक हुक लगा दिया, ठीक है, और हुक से एक मान लो रस्सी बांध दी। हुक से मैंने क्या बांध दी, एक रस्सी बांध दी, और रस्सी पे मैंने यहाँ पे एक वेट लटका दिया डब्ल्यू। रस्सी पे मैंने क्या लगा दिया, एक वेट लटका दिया डब्ल्यू। ठीक है, अब इस ये जो रस्सी यहाँ पे थी, मान लो ये एल लेंथ की रस्सी थी, ये खिंची मान लो एक्स लेंथ तक, कुछ ना कुछ इसमें खिंचाव आएगा। अब जब खिंचाव आएगा तो तुम सोचो रस्सी के अंदर एक फोर्स डेवलप नहीं होगा, जो वेट होगा, वेट जो होगा ना तुम्हारा वेट, वो तो इसको खींचेगा, सोचेगा इसको मैं बड़ा कर दूं रस्सी को, पर रस्सी जो है वो खुद से चाहेगी कि वो वापस अपनी पोजीशन पे आए। तो डब्लू जो है रस्सी को अपनी तरफ खींचेगा लंबा करने के लिए, और जो ए पॉइंट है ना वो उसको वापस अपनी तरफ खींचेगा ताकि रस्सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में वापस चली जाए। समझ रहे हो ना इस बात को। तो एक फोर्स तो लगेगा ऐसे रस्सी के अंदर नीचे की तरफ, और एक फोर्स उतना ही फिर वापस की तरफ वापस भी लगेगा, जिससे कि रस्सी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी। ठीक है, तो ये जो फोर्स इसके अंदर डेवलप हुआ, इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, जो टी फोर्स है, ये तुम्हारी टेंशन है। समझ आई कि नहीं है ये बात, बताओ। ये तुम्हारी क्या बन गई, टेंशन बन गई, इस तरीके से। समझ रहे हो। अब इस टेंशन के अंदर ही एक इंसान ने इसका एक लॉ बना दिया, हुक्स लॉ बना दिया। हुक्स एक फिजिसिस्ट था, उसने क्या बना दिया, एक इसका लॉ बना दिया। हुक्स लॉ क्या कहता है, देखो कहता है कि टेंशन को अगर मैं तुमसे कहूं टेंशन को और एक्स को आपस में रिलेट कराओ तो क्या होगा, बताओ। टेंशन को और एक्स को अगर आपस में रिलेट कराने को कहूं तो क्या रिलेशन बनेगा, टेंशन का और एक्स का आपस में क्या लेना देना है। एक्स क्या बन गई तुम्हारी, एक्सटेंशन बन गई कि कितनी स्ट्रिंग खींची, एक्सटेंशन इन स्ट्रिंग बन गई है। एल क्या थी तुम्हारी, ओरिजिनल लेंथ थी। तो मुझे एक बात बताओ कि एक्स का और टी का आपस में क्या लेना देना है, एक्स का और टी का आपस में क्या लेना देना है तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ, नहीं समझ में आ रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, अगर एक्स ज्यादा होगा तो उसका मतलब क्या है कि टेंशन कम लगी होगी कि ज्यादा लगी होगी। मैं ये पूछना चाह रहा हूं तुमसे कि टेंशन कम लगी होगी या ज्यादा लगी होगी, बताओ भाई। जितना ज्यादा, बिल्कुल आदर्श, जितना ज्यादा एक्स होगा यानी कि स्ट्रिंग उतनी ज्यादा खींची होगी। जितना ज्यादा एक्स होगा स्ट्रिंग उतनी ज्यादा खींची होगी ना, और स्ट्रिंग जितनी ज्यादा खींची होगी उसके अंदर उतना ही ज्यादा फोर्स पैदा होगा, तभी तो वो खींची होगी। तो यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो टेंशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एक्स के, और वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है एल के भी। जितनी लंबी स्ट्रिंग होगी ना उतनी ही कम टेंशन पैदा होगी। तो ये ही हुक्स लॉ है। अब जब प्रोपोर्शनैलिटी हटती है तो यहां पे क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शन। ठीक है, तो ये जो लैम्डा है ये हुक्स लॉ बन गया तुम्हारा। ठीक है, तो यहां से जो ये तुम्हारा लैम्डा निकल के आएगा, इस लैम्डा को हम कहते हैं ये यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। कुछ याद आ रहा होगा तुम्हें,
11वीं क्लास में देखा होगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये। ठीक है, ये क्या है? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। ठीक है, चलो। तो अब दूसरे नंबर पे दूसरा क्या था? थ्रस्ट था। थ्रस्ट जनरली स्ट्रिंग में नहीं आता, थ्रस्ट जनरली रोड पे आता है। रोड यानी वो रास्ते वाला रोड नहीं, रोड जो एक मतलब एक तरीके की, वो कह सकते हैं कि जिसमें वो एक तरीके का डंडा समझ लो या बढ़िया लोहे वाली रोड समझ लो। तो वो कब पैदा होता है? देखो, मान लो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ए रखा है और ये बी है। तो तुमने बी से ए के ऊपर एक रोड से बी बी पे खड़े हो गए और ए के ऊपर रोड से एक प्रेशर लगाया, फोर्स लगाया, पी या एफ लिख लो, पी से एक फोर्स लगाया एफ। अब जब एक रोड से मान लो तुम एक ऑब्जेक्ट को धकेलोगे, सामने की तरफ पुश करोगे, वहां पे हम खींच रहे थे, यहाँ पुश कर रहे हैं, तो ये जो ए ऑब्जेक्ट है ये उसके ऊपर वापस फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा? वो ऑब्जेक्ट कोशिश करेगा, ए ऑब्जेक्ट की मैं ना जाऊं उसकी डायरेक्शन में, वो वापस से अपनी तरफ, वापस से अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाने की कोशिश करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? तो जब ये फोर्स तुमने लगाया तो एक जो टेंशन थी वो इधर पैदा हुई और एक फिर किधर गई वापस, जो ए ने लगाई। बोलो हाँ है ना? तो इसको हम क्या कहते हैं? थ्रस्ट कहते हैं। ये जो फोर्स है इसको हम क्या नाम देते हैं? थ्रस्ट देते हैं। तो जब स्ट्रिंग का जिक्र आए तो टेंशन बना देना, फोर्स का जब रोड का जिक्र आए तो थ्रस्ट बना देना। डायरेक्शंस को ध्यान रखना, जब हम थ्रस्ट लगाएंगे तो जिस तरफ हम ऑब्जेक्ट पे मार रहे हैं उसी तरफ टी लगा दो, और एक उल्टा, जिस तरफ वेट लटक रहा है एक उस तरफ लगा दो और एक वापस। ठीक है, तो ये हमारे बेसिक्स हो गए। अब हमारा जो पहला टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम के अंदर मतलब जो पूछेगा, जो सिलेबस में है, वो हमारा है फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट। ये हमारा पहला टॉपिक है, ये चैप्टर का नाम है। अब हम एक पॉइंट के ऊपर जब फोर्स एक्ट करते हैं वो देखेंगे क्या होते हैं। ठीक है, चलो। तो इसके अंदर हम एक जिक्र करेंगे रिजल्टेंट की, रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस की। अच्छा, तुम्हारे आरपीएससी में तो सिलेबस में नहीं है, यूपी वालों के मोमेंट और कपल्स सिलेबस में है क्या? आरपीएससी के सिलेबस में तो है नहीं मोमेंट और कपल्स। मोमेंट और कपल जो है वो तुम्हारे सिलेबस में है क्या? क्योंकि वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं, मैं उसमें कम घुसना चाह रहा हूँ। क्योंकि वो कर भी लेंगे तो उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं करने ना करने का। तो मैं सोच रहा था उस पार्ट को हम अवॉइड कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। आरपीएससी के सिलेबस में तो है नहीं, यूपी वाला मैंने देखा नहीं प्रीवियस ईयर। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस क्या होगा? देखो, रिजल्टेंट का मतलब क्या है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट रखा है, कैसा भी है, सर्कुलर है, बॉक्स टाइप है, और इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, इसके ऊपर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, नहीं दिखे? चलो ठीक है, फिर नहीं होगा। अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, छोड़ो, वो बेकार टॉपिक है, बहुत ज्यादा डेप्थ है उसके अंदर, वो नहीं होगा। क्योंकि आरपीएससी वाला सिलेबस वही मिलेगा जो तुम्हारा है, तो अच्छी बात है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस देखो क्या होता है। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, इस पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, सबकी डायरेक्शन अलग अलग और सबका मैग्नीट्यूड अलग अलग है। तो वो कहता है, अगर मान लो मैं इन सारे फोर्सेस को हटा दूं, F1 मान लो, ये F2 फोर्स है, ये F3 फोर्स है, ये F4 फोर्स है, ये F5 फोर्स और ये F6 फोर्स और ये F7 फोर्स है। मान लो मैंने इन सारे फोर्सेस को हटा दिया और सिर्फ एक फोर्स बना दिया, जो ये इफेक्ट 6 के 6 मिलके दिखा रहे थे, वो अकेला अकेला फोर्स आर दिखाते। ये सारे के सारे मिलके जो अपना इफेक्ट दिखा रहे थे, वो अकेला एक फोर्स आर अगर दिखा दे, तो इस आर फोर्स को हम क्या कहते हैं? कि ये रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस है। ये तुम्हारा क्या है? रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस है। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिजल्टेंट है फोर्सेस का। अब ये कैलकुलेट कैसे होता है, इसी के बारे में हम यहाँ पे चीजों का क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा इसके अंदर आता है जो तुमने पढ़ा हुआ है वेक्टर्स के अंदर भी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस। जैसे
वेक्टर्स का एडिशन का था, वैसे ही फोर्सेस का है। पैरेललोग्राम लॉ क्या कहता है, देखो कहता है कि मान लो एक ऑब्जेक्ट है और इसके ऊपर मान लो दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं। ये पोजीशन मान लो O है, ये ये O है। इसके ऊपर मान लो एक फोर्स तो एक्ट कर रहा है इधर, जिसको सपोज मैं P नाम दे रहा हूं, और एक फोर्स एक्ट कर रहा है मान लो इधर, जिसको मैं Q नाम दे रहा हूं। अब वो कहता है कि इन दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन को दो एडजेसेंट साइड्स अगर मैं मान लूं, किसकी, पैरेललोग्राम की, इन दोनों को मैं क्या मान लूं, पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड्स मान लूं, और इससे एक मैं क्या कंस्ट्रक्ट कर दूं, पैरेललोग्राम अगर मैं कंस्ट्रक्ट कर दूं, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा ना, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बनेगा, इस डायगोनल से इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट शो होगा। रिजल्टेंट का मतलब आप समझ रहे हो ना, यानी कि ये दोनों फोर्सेस P और Q जो इफेक्ट शो करते, इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट कौन शो करेगा, ये R शो करेगा। ये R क्या होता है, रिजल्टेंट होता है इन दोनों का। ये बात समझ में आई, स्टेटमेंट लिखने की तो जरूरत नहीं है, समझ जाओगे मेरे ख्याल से ऐसे ही। तो P और Q का जो रिजल्टेंट होगा वो R बनेगा। अब मेन चीज यही आती है कि ये R कैलकुलेट कैसे होगा, इसका पूरा प्रॉपर एक डेरिवेशन है, हम डेरिवेशन करेंगे नहीं, बस रिजल्ट समझेंगे क्योंकि उस पर अप्लाई करना है। तो ये जो R रिजल्टेंट है ये कैलकुलेट कैसे होगा, तो कहता है कि R का जो स्क्वायर होगा ना, वो तुम्हारा होगा P का स्क्वायर प्लस Q का स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। अब ये अल्फा क्या है, अल्फा तुम्हारा P और Q जो दो फोर्सेस लग रहे थे उनके बीच का एंगल है, ठीक है। यानी कि मैं रिजल्टेंट को ये कह सकता हूं ना, जो रिजल्टेंट है वो तुम्हारा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोस अल्फा। ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। यहां से एक चीज और पूछ लेता है वो, कि R ने P एंगल के साथ क्या, R ने P फोर्स के साथ क्या एंगल बनाया, और R ने Q फोर्स के साथ क्या एंगल बनाया, ये पूछ लेता है कई बार। Q ने P फोर्स के साथ क्या एंगल बनाया और Q ने Q फोर्स के साथ क्या एंगल बनाया, ये क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसको करना आसान है, देखो थीटा क्या हो गया, एंगल विद P हो गया, एंगल विद P। P के साथ एंगल जो है वो है थीटा, तो वो कैसे निकलेगा, देखो tan थीटा। इसको याद करने का तरीका क्या है, tan थीटा जिसके साथ एंगल पूछा है उसका दूसरा तुम्हें लगाना है, ठीक है। एंगल किसके साथ पूछा है, P के साथ, तो दूसरे वाला, तो दूसरे वाला क्यों है, Q साइन अल्फा, जो दोनों के बीच का एंगल था, अपॉन में P प्लस Q साइन अल्फा, कोस अल्फा सॉरी, P प्लस Q कोस अल्फा। अगर वो एंगल विद Q पूछे, Q के साथ एंगल कितना है, फाई है, तो tan फाई। अब Q के साथ पूछा है तो मैं P लगा दूंगा, P साइन अल्फा अपॉन में Q प्लस P कोस अल्फा हो जाएगा, अपॉन में Q प्लस P कोस अल्फा हो जाएगा। ये चीजें ध्यान रह जाएंगी, ठीक है। अब यहां से कुछ चीजें देखने को हमें मिलती हैं, यहां से हमें क्या देखने को मिलती है, कुछ चीजें देखने को मिलती हैं। ऑब्जर्वेशंस क्या है इन सारे रिजल्ट से, जो तुम्हारे पेपर में पूछी जा सकती है। अगर P और Q दोनों के दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं, यानी कि परपेंडिकुलरली एक्ट कर रहे हैं फोर्सेस, तो फिर जो तुम्हारा tan थीटा निकलेगा वो क्या निकलेगा बताओ, जो tan थीटा निकलेगा P के साथ जो एंगल निकलेगा वो तो Q बाई P हो जाएगा, यानी कि थीटा हो जाएगा तुम्हारा tan इनवर्स Q बाई P। और जो tan फाई है तुम्हारा वो हो जाएगा P बाई Q। एग्री करते हो कि नहीं करते हो, चले गए क्या, काबू नहीं हो रहा ठीक है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, इसी के अंदर अगर अल्फा 0 हो गया तो रिजल्टेंट क्या होगा, इंपॉर्टेंट चीज तो रिजल्टेंट ही है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। और जब अल्फा को मैं 90 डिग्री रख दूंगा तो कोस 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो ये वाली टर्म तो खत्म ही हो जाएगी ना, ये वाली। तो उस केस में जो तुम्हारा रिजल्टेंट है वो सिंपली बस यही बन जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, कई बार वो पूछ लेता है मैक्सिमम रिजल्टेंट,
मैक्सिमम रिजल्टेंट कैसे निकलेगा? मैक्सिमम रिजल्टेंट के लिए वेरिएबल इनके अंदर बस यही वाली टर्म तो है, कोस अल्फा ही वेरिएबल है। जब कोस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तब ये चीज मैक्सिमम रिजल्टेंट देगा, और जब कोस अल्फा की वैल्यू मिनिमम होगी तब ये मिनिमम रिजल्टेंट देगा। तो मैक्सिमम रिजल्टेंट कब आएगा? जब ये कोस अल्फा मैक्सिमम यानी कि 1 होगा। और कोस अल्फा 1 कब होता है? 0 डिग्री पे। कोस अल्फा 1 कब होता है? 0 डिग्री पे, यानी अल्फा 0 होगा। यानी कि फोर्सेस जो होंगे, एक्ट्स फोर्सेस एक्ट अलोंग सेम लाइन। तुम खुद ही सोचो ना, जब दोनों फोर्सेस को एक ही लाइन में लगाओगे तभी तो इनका इफेक्ट सबसे ज्यादा दिखेगा। और उस केस में जो हमारा रिजल्टेंट है वो कितना होगा बताओ? उस केस में जो मेरा रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस का 2p क्यू, कोस 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि अंडर रूट में p प्लस क्यू का होल स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर से रूट हटेगा तो सिंपली p प्लस क्यू आ जाएगा। और देखो इंटरेस्टिंग चीज क्या है, मान लो P भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, Q भी इसी के ऊपर जा रहा है, तो क्या R भी इसी के ऊपर नहीं जाएगा? तुम खुद ही बताओ। तीनों इसी डायरेक्शन में जाएंगे, तो अगर P के साथ और Q के साथ एंगल निकालोगे तो वो 0 ही आएगा ना। P के साथ और Q के साथ जो R का एंगल निकलेगा वो 0 आएगा। और यहां से भी देख सकते हो, अगर अल्फा को 0 रखोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, यहाँ पे भी अल्फा को 0 रखोगे तो ये भी पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है। तीसरी चीज आती है मिनिमम रिजल्टेंट। मिनिमम रिजल्टेंट कब होगा भाई? जब कोस अल्फा मिनिमम होगा। कोस अल्फा मिनिमम कितना होना चाहिए? -1। और -1 कब होता है? जब 180 डिग्री लगता है, जब फोर्सेस एकदम अपोजिट लगे। जब फोर्सेस क्या लगे तुम्हारे? एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाए तब। तो यहां से जो आर निकल के आएगा वो तुम्हारा क्या निकल के आएगा? देखो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस का 2p क्यू हो जाएगा, और ये बन जाएगा रूट में p माइनस क्यू का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा तुम्हारा p माइनस क्यू। ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? p माइनस क्यू। क्लियर हो गई बात? ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? p माइनस क्यू हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? तो ये तुम्हारा मिनिमम रिजल्टेंट हो गया। तो ये हमारी पहली यहां से एक अ, छोटा पार्ट बनता है। जैसे कि देखो, एक क्वेश्चन अगर मैं कराऊं इस पे बेस्ड, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जैसे कि मान लो कह रहा है कि दो फोर्सेस हैं P एंड 2p एक्ट ऑन ए पार्टिकल। दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं दो पार्टिकल के ऊपर। कह रहा है कि पहले वाले को डबल कर दिया, फर्स्ट इज डबल्ड, एंड सेकंड इज, पहले वाले को डबल कर दिया एंड सेकंड इज इंक्रीज्ड बाय 10, दूसरे वाले को 10 से बढ़ा दिया। तो कह रहा है कि डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ा, द डायरेक्शन रिमेन्स अनचेंज्ड। डायरेक्शन क्या रही? चेंज हुई नहीं। तो कह रहा है कि फाइंड P, तो P की वैल्यू निकालो। तो मुझे पता लग रहा है कि यहां पे मेरे को यूज क्या करने को मिल रहा है? डायरेक्शन, यानी कि थीटा चेंज नहीं हो रहा मेरा। जो पहले थीटा था वो बाद में भी वही थीटा था। तो यानी कि पहले मेरा थीटा कितना होएगा? किसी के साथ भी ले लो थीटा, P के साथ ले रहे हैं हम, तो वो क्या बनता है मेरा? P के साथ थीटा अगर मैं ले रहा हूं तो Q साइन अल्फा अपॉन में P प्लस क्यू कोस अल्फा, यही बनता है ना। यहाँ पे P की वैल्यू तो P है और Q की वैल्यू कितनी है? 2p है। तो जब मैंने पहले डायरेक्शन निकाली तो वो क्या आई? 2p साइन अल्फा अपॉन में P प्लस 2p कोस अल्फा। और बाद में कितना हुआ? पहले वाले फोर्स को तो कर दिया डबल, यानी P को तो बना दिया 2p, और दूसरे को क्या बना दिया? 2p प्लस 10 बना दिया। तो ये सेम फॉर्मूला क्या लग जाएगा? 2p प्लस 10 साइन अल्फा अपॉन में P को बना दिया मैंने 2p प्लस में 2p प्लस 10 कोस अल्फा। ये हो गया। अब यहां से काट पीट के सोल्व करके P की वैल्यू निकाल लोगे? बताओ। यहां से हम P को सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कंडीशन यूज हो गई, P की वैल्यू 5 आ जाएगी। 5 kg वेट, यही तुम्हें यूनिट दी हुई है। यहाँ पे 10 की भी ये यूनिट दी हुई है। समझ आया?
तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे। अभी क्वेश्चन ये थ्योरेटिकल करने का कोई सेंस नहीं बनता, हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही करेंगे प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, मोनिका को समझ आ गया, बढ़िया। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट आता है वो आता है तुम्हारा रिजोल्यूशन का। वो पहला था टॉपिक, अब आता है रिजोल्यूशन ऑफ टू फोर्सेस। दो फोर्सेस को रिजोल्यूशन ऑफ टू फोर्सेस नहीं, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इन टू डायरेक्शन। अगर हमें एक फोर्स दिया हुआ है और हम उसको दो डायरेक्शन में क्या करना चाहते हैं, रिजोल्व करना चाहते हैं, उसके पार्ट देखना। देखो एक तरीके से उल्टा नहीं हो गया, ऊपर हम क्या करना चाह रहे थे, पी और क्यू मुझे दो फोर्स दिए हुए थे और उनका मैं रिजल्टेंट क्यू देख रहा था। अब मुझे ये मान लो कि आर दिया हुआ है, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि उसके कंपोनेंट्स यानी कि उसके पार्ट्स क्या रहे होंगे दो फिक्स डायरेक्शन में, पी और क्यू की डायरेक्शन में उसके जो फिक्स पार्ट है वो क्या रहे होंगे। तो एक तरीके से मैं उल्टा काम करना चाह रहा हूं। जैसे कि मान लो, अच्छा ये एक सेम क्वेश्चन दो तीन बार मिला था क्या? चलो बढ़िया, फिर तो मेरे हाथ से अच्छा क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी वाई क्यू ही है ये। चलो दो तीन बार मिला था तो बढ़िया है। इसमें ज्यादा वेरी नहीं करेगा चीजों को, देखो या तो सीधी आएगी या नहीं आएगी, इसमें तुम्हें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो गोली मारो। ज्यादा समय लगाने की चीज नहीं है, ये मैथ्स मैथ्स का टॉपिक है ही नहीं। तो मैथ वाले पार्ट को ही हमें ज्यादा फोकस में रखना है। इसमें हुआ तो सीधा पता लग जाएगा, नहीं हुआ तो छोड़ देना। रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स इन गिवन टू डायरेक्शन। अब हम उल्टा काम करेंगे। देखो जैसे कि मान लो मेरे को एक फोर्स दिया हुआ है एफ, इस तरीके से एक फोर्स एफ दिया हुआ है, ठीक है, वो ओ पॉइंट के ऊपर लग रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि इनको मुझे दो डायरेक्शन में इसके कंपोनेंट्स बताने की क्या रहे होंगे। ठीक है, मैं कह रहा हूं कि एक एक डायरेक्शन मान लो ये है, मान लो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन ले ली। वैसे डायरेक्शन वो कुछ भी दे सकता है, पर हम जनरली एक्स और वाई एक्सिस देखते हैं। और दूसरी डायरेक्शन मान लो ये है ओ वाई, ठीक है, ओ एक्स और ओ वाई। अब ये ना देखो, वैसे तो मैंने एक्सिस का नाम ले दिया, मैं तभी बुक वाले ने ओ एक्स ओ वाई दिया हुआ था। तुम एक मिनट के लिए यहाँ पे ए और यहाँ बी लिखो, ओ एक्स ओ वाई से फिर तुम सोचोगे कि इनके बीच में 90 डिग्री एंगल है। 90 नहीं है इनके बीच में एंगल। हम क्या कर रहे हैं, हमें कोई भी एक गिवन फोर्स एफ दिया हुआ है और उसको हम दो डायरेक्शन में रिजोल्व करना चाह रहे, कोई भी रैंडम दो डायरेक्शन, कोई भी रैंडम दो डायरेक्शन। तो जैसे मैंने कह दी कि एक डायरेक्शन ए वाली तो वो है जिसने एफ के साथ अल्फा एंगल बनाया, और दूसरे वाली डायरेक्शन वो है जिसने एफ के साथ बीटा डायरेक्शन क्या बनाया, बीटा एंगल बनाया। तो मैं कह रहा हूं कि इस एफ का कंपोनेंट बताओ ए के अलोंग क्या लग रहा है, और इस एफ का कंपोनेंट बताओ बी के अलोंग क्या लग रहा है। ऐसे पूछेगा वो तुमसे, ठीक है। तो इसको याद करना, इसको याद ही करना, डेरिवेशन नहीं करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, कंपोनेंट ऑफ एफ, कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग ओ ए, ओ ए के अलोंग जो हमारा एफ है उसका कंपोनेंट क्या आएगा, देखो ध्यान से। तो आएगा एफ साइन ऑफ अदर एंगल, दूसरे वाला एंगल लेना है तुम्हें, ए के साथ वाला नहीं, दूसरे वाला। तो दूसरे वाला एंगल कितना है, बीटा, और नीचे आ जाएगा साइन ऑफ दोनों का सम, अल्फा प्लस बीटा। ठीक है। सिमिलरली कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग ओ बी, अगर ओ बी के अलोंग तुम्हें कंपोनेंट लेना है तो फिर सेम करना है, एफ साइन अदर एंगल, अदर क्या है अल्फा, और नीचे क्या हो जाएगा तुम्हारा साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा। ये तुम्हारा तरीका है क्या करने का, एक फोर्स को दो डायरेक्शन में रिजोल्व करने का। अब इसी रिजोल्यूशन के अंदर हम एक और चीज करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स, इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की जगह कई बार हम क्या बोल देते हैं, रिजोल्व्ड पार्ट्स भी बोल देते हैं। तो अगर रिजोल्व्ड पार्ट्स लिखा है तो भी समझना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स की ही बात कर रहा है। वैसे ज्यादा मशहूर तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट है, हम 11वीं क्लास में भी पढ़ते थे,
बट अगर रिजोल्व पार्ट्स भी लिखा जाए तो तुम्हें समझ जाना है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की बात कर रहा है। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट के अंदर हम क्या करते हैं, जो रिजोल्यूशन करते हैं ना, वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग करते हैं। हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग और वाई एक्सिस के अलोंग करते हैं, ठीक है। और उसके अंदर हम दो एंगल्स को कंसिडर नहीं करते, वो एक एंगल हमें देगा। क्या कहेगा वो, तुम्हें देखो, वो ऐसे कहेगा, जैसे मान लो एक एफ फोर्स दिया हुआ है तुम्हें यहाँ पे, ऐसे ये एफ फोर्स दिया हुआ और यहाँ पे एक्स एक्सिस है, और वो कहेगा तुम्हें कि एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया मान लो अल्फा, वाई के साथ तो फिर ऑटोमेटिकली तुम्हें पता ही है भाई, दूसरा बताने की तो जरूरत भी नहीं है ना, क्योंकि ये तुम्हें ऑटोमेटिकली पता है कि वो 90 माइनस अल्फा है। दूसरा बताए ना बताए उससे फर्क भी क्या पड़ता है ना। तो सेम फॉर्मूला लगाना है, कोई नया काम नहीं करना, बस एक यहां से एक खास बात बन के आ जाएगी। तो कंपोनेंट अलोंग एक्स क्या आएगा बताओ, ओ एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ, शाबाश। ओ एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा बताओ। ओ एक्स के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, तो ओ एक्स के अलोंग कंपोनेंट निकालोगे तो एफ लिखोगे पहले तो, साइन किसका लोगे, दूसरे एंगल का, 90 माइनस अल्फा, और नीचे साइन क्या लोगे, दोनों के दोनों एंगल्स का सम। तो दोनों एंगल्स का सम कितना है, 90 डिग्री है। बिल्कुल गुलरेश, आदर्श, एकदम सही है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या, अल्फा क्या हो जाएगा, कोस थीटा, कोस अल्फा, और नीचे वाला 1 हो जाएगा। बस, तो यही तुम्हारा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट होता है। 11वीं क्लास के अंदर ये चीज पढ़ी थी ना, ऐसे याद किया था, मेरे को तो ऐसे कराया गया था कि जिधर थीटा हो ना उस तरफ वाला कोस होता है, और जिधर दूसरी तरफ हो उस वाला साइन होता है। मैंने तो ऐसे याद किया था, हमारे टीचर तो ऐसे कराता था। तो जिस तरफ एंगल है ना, अब मुझे नहीं पता ना वो एंगल किस तरफ ले रहा है, बिल्कुल मोनिका, तो जिधर एंगल है ना उस तरफ वाला तो कोस ले लो, और जो दूसरे वाला है वो साइन ले लो। तो इधर वाला ये तो कोस हो गया एक्स वाला, और वो वाला क्या बनेगा फिर, कंपोनेंट अलोंग ओ वाई। तो एफ साइन अल्फा अपॉन में साइन 90 डिग्री, तो ये बन जाएगा एफ साइन अल्फा। ये क्या बन जाएगा हमारा, एफ साइन अल्फा। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से हम इसको ध्यान भी रख सकते हैं। हाँ, ऐसे ही रटवाया गया था। चलो ठीक है, रटवा तो मैं भी रहा हूं, पर हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। चलो, जैसे इसका भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं एग्जाम्पल, ताकि ऐसा ना लगे कि थ्योरी थ्योरी चल रही है। कह रहा है कि इफ ए फोर्स, आदर्श बताइए भाई, ये भी आया हुआ है क्या, मैं तो रैंडमली उठा रहा हूं। कह रहा है कि इफ ए फोर्स एफ बी रिजोल्व, इफ ए एफ, सर ये भी सर एक हॉरिजॉन्टल एफ, हाँ हाँ ऐसे भी बोल दो, एक्स एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वाई को वर्टिकल तो बोल ही देते हैं, ठीक है। अगर एक, इफ ए फोर्स एफ इज रिजोल्व इनटू कंपोनेंट फोर्सेस and if one component be at right angle and equal to √3f in magnitude, ठीक है, find the magnitude and direction of other force। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि एक फोर्स दिया हुआ है मुझे, करते हैं चलो, एक फोर्स दिया हुआ है मुझे एफ, इसको मैंने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर लिया। एक कंपोनेंट तो मान लो ये है, ठीक है, और एक कंपोनेंट मान लो ये है, जो फिगर हमने बनाया वैसा ही बना लिया। मान लो ये ए डायरेक्शन है, ये बी डायरेक्शन है। तो जो ये एक कंपोनेंट है ना ए वाला, इसका एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री,
ये 90 डिग्री एंगल बना रहा है, और दूसरे वाले का मेरे को नहीं पता थीटा, वो नहीं पता है अभी। सर अरिहंत की बुक में मोस्टली एग्जांपल्स पीवाई क्यूज ही हैं। अच्छा, अरिहंत नहीं है ये तो जीवन सन पब्लिकेशन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से। अच्छा, इसका इसका मैग्नीट्यूड भी दिया हुआ है, कह रहा है कि ये वाला √3f है, ये वाला तुम्हारा क्या है, √3f है। तो कह रहा है कि जो दूसरे वाला जो तुम्हारा क्या है, दूसरे वाला जो तुम्हारा फोर्स है, ये भी था। ठीक है आदर्श, मैं तो इसी बुक से करा रहा हूं ये सवाल, मैं तो इसी से करा रहा हूं। जो दूसरे वाला एंगल है वो बताओ, डायरेक्शन पूछिए ना, तो दूसरे वाला एंगल बताओ और उसका मैग्नीट्यूड भी बताओ। तो कैसे करेंगे देखो, हम इस फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओ ए के अलोंग जो फोर्स होगा, ओ ए के अलोंग जो फोर्स होगा वो क्या बनेगा देखो, √3f, और वो निकलेगा कैसे, एफ साइन दूसरे वाला एंगल कितना है, थीटा है, और नीचे क्या हो जाएगा, साइन ऑफ दोनों एंगल का सम, दोनों एंगल का सम 90 प्लस थीटा आएगा। एफ से एफ कट गया, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 प्लस थीटा कोस थीटा हो जाएगा। यहां से कितना आ गया, टेन थीटा, टेन थीटा की वैल्यू आ गई √3, थीटा कितना बन गया, 60 डिग्री। ये तो आ गई डायरेक्शन, ये तो क्या आ गई, डायरेक्शन। ठीक है, हाँ या ना, समझे। दूसरे वाला फोर्स कैसे निकलेगा, ओबी के अलोंग, ओबी के अलोंग फोर्स की अब हम क्या लगा सकते हैं, डेफिनेशन लगा सकते हैं, वो बनेगा एफ साइन ऑफ अदर एंगल, साइन ऑफ अदर एंगल है 90 डिग्री, नीचे सम ऑफ दोनों एंगल, दोनों एंगल का सम कितना हो गया, 90 प्लस 60, 90 प्लस 60, तो ऊपर तो आ गया एफ, 90 प्लस 60 हो जाएगा तुम्हारा कोस 60, कोस 60 यानी कि 1/2, तो ये दूसरा कंपोनेंट आ गया 2f। समझ गए, इस तरीके से करना है, तो ये वाली चीज हो जाएगी, बताओ सही से। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक तुम्हें अच्छे से पता ही है, उसमें भी कोई खास बात नहीं है। पैरेललोग्राम लॉ के बाद आता है हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कहता है, सेम वही कहता है जो हमारा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता था। क्या कहता है, कहता है कि अगर दो फोर्सेस हमारी ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किए गए हैं, दो फोर्सेस हमारे ट्रायंगल की दो साइड से रिप्रेजेंट किए गए हैं, और उन दोनों साइड्स का जो ऑर्डर है, फोर्सेस का जो ऑर्डर है वो सेम लिया हुआ है, तो सेम ऑर्डर ऐसे ही लूंगा। तो इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो तीसरी साइड से रिप्रेजेंट होगा, जो कि अपोजिट ऑर्डर में ली जाएगी, ये आर रिजल्टेंट हो जाएगा। बोलो, समझ आई ये बात। अब इसी फिगर को क्या ऐसे इमेजिन कर सकते हो जैसे मैं बना रहा हूं, बताओ, क्योंकि बुक में कई बार वो क्वेश्चन में ऐसे बना के देगा तुम्हें पेपर में। ये तो बना दिया मैंने पी फोर्स, ये बना दिया मैंने तुम्हारा क्यू फोर्स, और ये बना दिया मैंने तुम्हारा एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, ठीक है, और तीसरा बना दिया मैंने ये फोर्स। बोलो, क्या ये बात समझ में आई। हाँ है ना, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस को वो एक तरीके से और स्टेट करता है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस को क्या करता है, एक तरीके से और स्टेट करता है। वो इस तरीके से स्टेट करता है, वो कहता है कि अगर तीनों फोर्सेस को मैं ऑर्डर में ले लूं, यानी कि आर को मैं इधर ही ले लूं ना, अगर इधर ही, तो कहता है कि फिर पी क्यू और आर जो है ना वो इक्विलिब्रियम में हो जाते हैं। अब जो इक्विलिब्रियम वाली बात है वो मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि आगे ये चीज आएगी, इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, उसी में बताऊंगा। अभी हमारे को ये चीज समझनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम्म, चलो, तो इसको बस इतना ही रखते हैं अभी के लिए, मतलब इस ट्रायंगल लॉ को अभी इतना ही रखते हैं। एक चीज, एक दो चीज और बता देता हूं अभी मैं इसके अंदर।
एक इंपॉर्टेंट, वहां तक मैं पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा देखते हैं। एक थ्योरम आती है अब हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका पेपर में कुछ देखने को मिल सकता है। लैम्डा म्यू थ्योरम, लगानी उतनी आसान नहीं है पर देख तो लो। लैम्डा म्यू थ्योरम देखो क्या कहती है। कहता है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एट ए पॉइंट O इन द डायरेक्शन ऑफ O एंड OB एंड रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड बाय दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस। देखो कहता है कि मान लो एक O पॉइंट है, उसके ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं, एक तो OA और एक दूसरा फोर्स मान लो लग रहा है तुम्हारा OB। ठीक है, एक तो लग रहा है OA और एक OB। तो जो OA है ना वो रिप्रेजेंट हो रहा है लैम्डा टाइम्स OA से, और ये हो रहा है बीटा टाइम्स OB से। ठीक है, इनकी लेंथ से लैम्डा और म्यू टाइम्स है। तो कहता है जो इन दोनों का रिजल्टेंट शो होगा ना, वो इस लाइन से शो होगा। ठीक है, और ये वाली लाइन पे जो रिजल्टेंट आएगा वो कितना आएगा तुम्हारा, लैम्डा, यहां पे मैंने बीटा लिख दिया, इसको बीटा रहने दो या म्यू लिख लो, लैम्डा प्लस म्यू OC से रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, ये तुम्हारी क्या है, लैम्डा म्यू थ्योरम है। कहता है अगर ओ ओ ओ ए जो फोर्स है वो लैम्डा टाइम्स ओ ए है, ओ बी जो फोर्स है वो म्यू टाइम्स ओ बी है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, लैम्डा प्लस म्यू टाइम्स ओ सी होगा। इसको जब अप्लाई करेंगे तब देखेंगे, अभी तो इसको पढ़ने दो। एक जो इंपॉर्टेंट थ्योरम है ना वो देख लो, यहां से 110% एक क्वेश्चन मिलेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है तुम्हारी, यहां से पक्का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं लेमीज थ्योरम, इसको बोलते हैं लेमीज थ्योरम। लेमीज थ्योरम देखो क्या कहती है, इसकी मैं स्टेटमेंट भी लिखूंगा। कहता है कि इफ थ्री कोप्लेनर फोर्सेस, if three coplanar forces acting at a point are in equilibrium, किसके अंदर है वो, इक्विलिब्रियम में है, गिवन है, यानी कि उनका ओवरऑल इफेक्ट जीरो है, देन ईच इज proportional to each is proportional to the sine of angle between the other two, एंगल बिटवीन द अदर टू। देखो ये कह रहा है। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा है, समझो, आसान है। मान लो ये O पॉइंट है, इसके ऊपर तीन फोर्स लग रहे हैं, एक तो ये O है। ठीक है, मान लो एक फोर्स तो इधर P लग रहा है तुम्हारा, इसके ऊपर एक फोर्स इधर तुम्हारा ये Q लग रहा है, ये मान लिया P फोर्स है, ये मान लिया Q फोर्स है, ये मान लिया R फोर्स है। अब ये R रिजल्टेंट वाला R नहीं है, कोई भी फोर्स है, ठीक है, रैंडम। ये वाले फोर्स को नाम दे दिया P, इस वाले को Q और इस वाले को R। ये P और Q के बीच में जो एंगल है ये अल्फा है, Q और R के बीच में जो एंगल है वो बीटा है। अल्फा बीटा गामा दूसरे तरीके से मानो, ठीक है, कैसे भी मान सकते हो वैसे तो, पर इसके सीक्वेंस में ही मानो। ये वाला अल्फा मान लिया, Q के सामने वाला बीटा मान लिया, R के सामने वाले को गामा मान लिया, ये है। तो क्या कहता है कि जो P फोर्स है वो प्रोपोर्शनल किसके होगा, साइन ऑफ द एंगल जो अपोजिट में है। तो P के अपोजिट में कौन सा एंगल दिख रहा है तुम्हें, अल्फा। तो P जो प्रोपोर्शनल होगा वो साइन अल्फा के होगा, Q जो प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा वो किसके होगा, साइन बीटा के, और जो R होगा वो R प्रोपोर्शनल होगा तुम्हारा साइन गामा के। ये तुम्हारी लेमीज थ्योरम है। अब इसके अंदर वो क्या करेगा, तुम्हें एंगल दे देगा, फोर्स दे देगा, कोई तीसरा फोर्स पूछ लेगा, तो इसको कैलकुलेट करना तो इजी है, कर सकते हो, बोलो हाँ या ना, कर सकते हो ना। इसका क्वेश्चन अब मैं तुम्हें कल कराऊंगा, बस ये स्टेटमेंट यहां तक रख लो,
कल शायद मैं इसकी थ्योरी पूरी करा ही दूंगा, लग भी लग के कल इसकी थ्योरी हो ही जाएगी, नहीं तो परसों हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे पक्का। ठीक है, परसों प्रैक्टिस हर हाल में शुरू कर देंगे। आज शुरू में थोड़ा इंट्रोडक्शन भी देना था। कल इसकी क्लास रखेंगे पैरेलल फोर्सेस, इसके बाद हमें पैरेलल फोर्सेस करना है और फिर इक्विलिब्रियम करना है। चलो कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी निपटाने की। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मेरे को उम्मीद है कि समझ में आया कि नहीं आया, ऊपर से तो नहीं गया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। चलो, रिंकू कह रहा है समझ आया। ठीक है, कुछ इतना भयंकर भी नहीं है, ज्यादा भयंकर वाले पे हम जाएंगे नहीं। ठीक है, तो कल 6 बजे मिलते हैं। ठीक है, तो कल 6 बजे मिलेंगे और फिर इसको करते हैं। ठीक है, तो बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू टुमारो एट 6 PM। बाय।